जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 28 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधनों पर खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह ITWG के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष चुना गया? तो कौन चुना गया? भारत को चुना गया। 18 से 20 जनवरी 2023 को रोम में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधनों पर खाद्य और कृषि संगठन FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर BN त्रिपाठी को ITWG के 12वें सत्र के उपाध्यक्ष और रैपोर्टेयर के रूप में चुना गया है। चलिए बात कर लेते हैं खाद्य और कृषि संगठन की। तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भुखमरी को खत्म करने और पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य क्या है? फिएट पानिस लेट देयर बी ब्रेड के रूप में अनुवादित है। यह 195 सदस्यों से बना है। स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। महानिदेशक क्यू डोंग्यू हैं। केरल का स्वदेशाभिमानी केसरी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है SR शक्तिधरन को। वरिष्ठ पत्रकार SR शक्तिधरन को मीडिया क्षेत्र में उनके योगदान के लिए केरल का स्वदेशाभिमानी केसरी पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में 1 लाख का नगद पुरस्कार और कनाई कुन्ही रामन नायर द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति दी जाती है। वे कौन थे? तो वे केरल मीडिया अकादमी के अध्यक्ष थे और तिरुवनंतपुरम एवं त्रिशूर प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है विशाखापत्तनम को। ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को जनवरी 2023 में ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रैंकिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम को भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय ने IGBC के सहयोग से विकसित किया है। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय रेल की। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच। वो दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और विश्व में पहली रेल कब चली थी? 1825 में इंग्लैंड में। मेट्रो रेल भारत में कब चली? 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ पे? कोलकाता में। भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राष्ट्रीय रेलवे का कब हुआ? 1950 में। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? इंजीनियर श्रीधरन को। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में शुरू की थी। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, वो कौन सी ट्रेन तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। वो दूरी कितनी है? 4286 किलोमीटर। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन है। और दुनिया का, एशिया का और भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। इस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 1366.33 मीटर। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। रक्षा मंत्री ने गणतंत्र दिवस पर वीर गाथा 2.0 के कितने विजेताओं को सम्मानित किया? तो उनकी संख्या है 27। इसमें विजेताओं को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ग्रेड 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वीर गाथा 2.0 प्रोजेक्ट वीर गाथा का दूसरा संस्करण है। वर्ष 2022 में वीर गाथा एडिशन फर्स्ट लॉन्च किया गया था। तो 2022 में इसका फर्स्ट एडिशन था। ये कौन सा है? दूसरा है, जिसके अंतर्गत 27 विजेताओं को पुरस्कृत किया है। किसने? रक्षा मंत्री महोदय ने।
26 से 21 जनवरी तक किस मंत्रालय द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम जिसका नाम है भारत पर्व आयोजित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 13वीं शताब्दी का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो ये भी हाल ही में कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर के पास होयसल काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है। इसकी खोज मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ की एक टीम ने की थी। हीरो स्टोन होयसल के वीर वल्लाल द्वितीय के समय का बताया जाता है। हीरो स्टोन में 3 स्तरों में मूर्ति कला के पैनल हैं और बीच में शिलालेख ग्रंथों वाले 2 पैनल हैं। हीरो स्टोन के नमूने लिए गए और अध्ययन के बाद यह पाया गया कि दासरा सेट्टी हल्ली होयसला काल के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। तो ये हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया? कर्नाटक में। कहाँ पर? पांडवपुरा में। जिला कौन सा है? मांड्या जिला कर्नाटक का। बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने जा रही है? तो उनकी संख्या 1000। कितने स्मारक हैं? 1000। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देगी। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। सरकार ने 15 अगस्त 2023 आजादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। कारपोरेट संस्थाएं स्मारकों को अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में ले लेंगी। योजना के तहत निजी क्षेत्र द्वारा स्मारक सुविधाओं का नवीनीकरण किया जाएगा। यह योजना भारत को दुनिया भर से देश में आने वाले सभी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और वीवीआईपी को अपनी संस्कृति और परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेगी। सरकार 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति को G20 प्रतिनिधियों के सामने लाने के लिए G20 ऑर्केस्ट्रा पर, कविताओं की किताब पर, प्रदर्शनियों पर एक डिजिटल संग्रहालय भी तैयार कर रही है। यूनेस्को ने किस देश के एक शहर को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो ये कहां पर है? यूनेस्को ने किस देश के एक शहर को, तो ये किस देश का शहर है? यूक्रेन का। कौन सा शहर है? चलिए बात करते हैं। ओडेसा। ये कहां पर? यूक्रेन में। तो उड़ीसा को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है। पेरिस में हुई यूनेस्को पैनल की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया था, जिसमें ओडेसा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने को लेकर यह कदम उठाया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया गया है। यूक्रेन के काला सागर तट पर एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है जिसे खतरे में विश्व विरासत के रूप में नामित किया गया है, ताकि इस तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचाई जा सके और उसकी रक्षा की जा सके। बात करते हैं यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है हिरवेनिया, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री डेनिस सिमहाल। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत 1946 में का सदस्य बना था। इसके 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है? आंद्रे अजाले। किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा जी का निधन हो गया है? तो ये किस सेना के थे? वायुसेना के प्रमुख थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा जी का हाल ही में दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा को दिसंबर 1981 में भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था?
दोस्तों इसको जीके के तहत इसको तुमने शामिल कर लिया है क्वेश्चन को। तो पेपरलेस बजट कौन सा था सन 2021-22 का? केंद्रीय बजट 2023-24 की छपाई की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए 26 जनवरी 2023 को वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। तो यह अभी हाल ही में किया गया है। और 1970-71 में बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी पहली महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 2021 में, यानी 1 फरवरी 2021 में। किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने। और 1970-71 में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। फुटबॉल के इतिहास में सर्वप्रथम व्हाइट कार्ड किस देश की लीग मैच के दौरान दिखाया गया? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। यह सफेद कार्ड पुर्तगाल के क्लब बेनफिका और स्पोर्टिंग लिस्बन के बीच महिला कप के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान दिखाया गया। पुर्तगाल की नेशनल प्लान फॉर एथिक्स इन सपोर्ट की एक नई पहल है। इसके अनुसार जब भी 2 टीमें आपस में खेल भावना के साथ खेलेंगी तब रेफरी व्हाइट कार्ड दिखाएंगे। बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। आईसीसी क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। कहाँ के हैं? भारत के हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 25 जनवरी को आईसीसी क्रिकेट ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ओडीआई में गेंदबाजों की रैंकिंग में सिराज के 729 अंक हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड से 2 रेटिंग अंकों से आगे हैं। वह क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के बाद पहले भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने ओडीआई में आईसीसी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। महाप्रबंधक कौन है? वसीम खान। यह क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1987 में आईसीसी कर दिया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। तो ये पॉइंट नीचे वाले इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कौन बने हैं? तो इनका नाम है मार्को जॉनसन। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ऑलराउंडर मार्को जॉनसन को जनवरी 2022 में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ताज पहनाया गया है। जॉनसन ने पुरस्कार जीतने के लिए भारत के अर्शदीप सिंह, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और न्यूजीलैंड के फिन एलन को हराया है। 8 टेस्ट में उन्होंने 2022 सीजन में 19.02 की औसत और 3.18 की इकोनॉमी रेट से 36 विकेट लिए। उन्होंने 8 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 21.27 की औसत से उपयोगी 234 रन भी बनाए, जिसमें 59 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था, जो एकमात्र टेस्ट अर्धशतक था। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। इसकी राजधानी है प्रिटोरिया, मुद्रा है रैंड, राष्ट्रपति साइरल रामफोसा। अगला प्रश्न है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मान देने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है। क्रिकेटर डेबी हॉकले ने 1979 से सन 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट मैच खेले थे। बेलिंडा क्लार्क, जो कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया के, एनिड वैकवेल और राचेल हेओ फ्लिंट, कहाँ के, इंग्लैंड के। इसके बाद हॉकले जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला थी। न्यूजीलैंड ने वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल प्रदान किया है। तो ये 2 पॉइंट हो गए
महिला क्रिकेटर को सम्मान देने के लिए क्या शुरू किया गया है? डेवी हॉकले मेडल। और पुरुषों को सम्मान देने के लिए, पुरुष क्रिकेटर के लिए रिचर्ड हेडली मेडल शुरू किया है। तो इसको आप याद रखिए। बात करते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के 41वें नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। जगह किसके लिए है? जैसिंडा अर्डर्न की। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया 27 जनवरी को। 27 जनवरी को मनाया गया। ये दिवस 1945 में सोवियत सैनिकों द्वारा ऑशविट्ज बिरकेनो के नाजी एकाग्रता और विनाश शिविर की मुक्ति की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? होम एंड ब्लॉगिंग। होम एंड ब्लॉगिंग। होम एंड ब्लॉगिंग। नोरो वायरस कहाँ खोजा गया है? तो नोरो वायरस जो है वो केरल में खोजा गया है। कोरोना वायरस से परेशान थे, अब ये नोरो वायरस हो रहा गया है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है। नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। वायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम है और सर्दियों के दौरान और ठंडे देशों में इसका प्रकोप अधिक होता है। यही कारण है कि इसे कभी-कभी शीतकालीन उल्टी रोग भी कहा जाता है। इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसकी रोकथाम बस यही है कि आप अच्छी जो है स्वच्छता का अभ्यास करें, यानी साफ सफाई का ध्यान रखें। बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। किस राज्य ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 25 जनवरी को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वाईएसआर संचार पशु आरोग्य सेवा के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस इकाइयों को हरी झंडी दिखाई है। प्रत्येक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और एक योग्य सहायक होगा। इसे गौ जाति पशुओं पर छोटी सर्जरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध करा रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। काफी सराहनीय प्रयास है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है इनकोवैक। इसे किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। प्रसार भारती और किस देश के मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है प्रसार भारती और मिस्र देश के बीच। तो भारत और मिस्र ने सार्वजनिक प्रसारकों के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता विनिर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए एक समझौता किया है। इसे प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। दोनों अलग-अलग जोनर के अपने कार्यक्रमों का आदान प्रदान करेंगे। इस पर सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर और मिस्र सरकार के विदेश मंत्री समी हसन शौकरी ने हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं प्रसार भारती की। प्रसार भारती भारत का सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक प्रसारक है। यह प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत 1997 में स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। इसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं। यह जिन भाषाओं में प्रसारण करता है उनके मामलों में यह दुनिया के सबसे बड़े प्रसारकों में से एक है। इसका अध्यक्ष कोई नहीं है। सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए बात करते हैं मिस्र की। तो मिस्र की राजधानी कायरा है। मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और भूमध्य सागर, सूडान, लीबिया और इजराइल से घिरा है। यह अफ्रीकी और एशियाई दोनों महाद्वीपों पर स्थित है। मिस्र के एशियाई भाग को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है जो मिस्र से होकर गुजरती है। प्रसिद्ध संरचनाएं कौन कौन सी हैं? गीजा का महान पिरामिड और स्फिंक्स। यह एक बहुदलीय प्रणाली वाला राष्ट्र जो गणतंत्र राष्ट्र है। प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा मेडवाउली।
और राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, जो हमारे अभी चीफ गेस्ट बने थे 26 जनवरी को। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्क्रीनिंग तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्टॉक एज ने। स्टॉक एज ने 25 जनवरी को स्टॉकेज प्रो के साथ विभिन्न शेयरों में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्क्रीनिंग तंत्र लॉन्च किया है। यदि किसी उपयोगकर्ता के पास वॉच लिस्ट है तो वह अपने स्टॉक के चयन के चार्ट पैटर्न पर एक त्वरित नजर डाल सकता है। स्टॉकेज एक इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेटा पर आधारित है। चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च करेगा? तो उसका नाम है स्पैरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पैरो। फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है? तो ये महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप पर उल्कापिंड की खोज की है जो हैलोवीन के लिए बॉलिंग बॉल और कद्दू के बहुमत से भारी है। शिकागो में फील्ड संग्रहालय जहां वाल्टेस काम करता है। अगला क्वेश्चन है 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 जनवरी को कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात में। कहां पर? अहमदाबाद में। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। ये कब खत्म होगा? 31 जनवरी को। इसमें 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बात करते हैं गुजरात की। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। जय हिंद, जय भारत।